दोस्तों स्वागत है आपका। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस करेंगे। तो देखिए दिया गया निम्नांकित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो उपज दिया हुआ है और बृहत्तम उत्पादक। तो तंबाकू का दिया है आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि तंबाकू जो है गुजरात आंध्र प्रदेश में तंबाकू की पैदावार अधिक होती है। आलू उत्तर प्रदेश में हमेशा से अग्रणी स्थान पर रहा है, नारियल केरल में। ठीक है, यह 2008 का करंट का न्यूज़ था, करंट अफेयर से रिलेटेड था। प्रेजेंट टाइम में जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो उस समय से नया डेटा जो है मैच करा लीजिएगा। यह हमेशा हर 2 साल पे रिपोर्ट आता चेंज होता रहता है। दूसरा इसके बाद दिया है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। तो हमेशा से जो है इस वर्तमान समय में भी भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, और अगर राज्य की बात करें तो यूपी का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 53, क्षेत्रफल दिया है और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यहाँ पूछा जा रहा है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। नाम से मत कंफ्यूज हो जाइएगा, सागर लिखा है तो सागर का मतलब सागर नहीं है, यह एक प्रकार की झील है, ये कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। और कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में यूराल व ओल्गा जैसी नदियाँ गिरती हैं और यह खारे पानी का झील है। तभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की झील है। ओके, अगर बैकाल की बात करें तो बैकाल झील रूस में है और विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील अगर पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो बैकाल झील है। ओके, फिलहाल इसका आंसर जो होगा कैस्पियन सागर होगा, विश्व की सबसे बड़ी झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर यह जो है खारे पानी की झील है, और अगर पूछा गहरी झील तो बैकाल झील है। ये देखिए 2002 और 2005 की अवधि में दिया है वन क्षेत्र। ओके, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सोने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, फिर उससे कम कहाँ होता है, तो इसको क्या करना है, मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 55, तो यह भी जो है करंट डेटा से मैच करा लीजिएगा, प्रेजेंट टाइम में जो डेटा चल रहा है उससे मैच करा लीजिएगा, ये हमेशा बदलता रहता है। इसके बाद देखिए विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, और सबसे छोटे द्वीप की बात करें तो लास्ट में इनका नंबर आता ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है, तो आप दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला देश, घना बसा देश का मतलब हो गया सर्वाधिक जनघनत्व किस देश का है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बांग्लादेश में सर्वाधिक जनघनत्व है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। दक्षिण एशिया का पूछ रहा है, सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 57 का बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। सर्वाधिक नगरीकृत
देश है। तो इसमें भी क्या होता है कि हर साल डेटा चेंज होता रहता है। फिलहाल जो उस समय का था वो पाकिस्तान था। ओके, पाकिस्तान था। प्रेजेंट टाइम में डेटा मैच करा लीजिएगा। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में एशिया में हैं, एशिया में है। तो दिया गया विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में एशिया में कितने देश हैं? एशिया में तो उस टाइम तो 4 देश थे। प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कुछ देश बढ़ गए हों, तो आप डेटा इससे नया डेटा मैच करा लीजिएगा। यह सब करंट का न्यूज है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप में के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो इसका भी जो है विश्व जनसंख्या संभाव्यता रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है, तो इसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है। तो उस समय तो अफ्रीका था, प्रेजेंट टाइम में डेटा मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी तो वह जो है 2050 तक, यानी कि 2050 तक यह आकलन किया गया है कि वर्ष 2050 तक जो है 70% जो आबादी है वह नगरों में निवास करने लगेगी, गांव से भी स्थापित होकर के। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। इसके बाद ब्राज़ील हो जाएगा दूसरे नंबर पे, 1 2 ब्राज़ील। इसके बाद पाकिस्तान 3rd नंबर पे और 4 नंबर पे नाइजीरिया हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यह क्रम होगा। हल प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में देख लेते हैं। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं करंट से रिलेटेड होते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कि कमर्शियल एनर्जी का जो है मुख्य स्रोत है? वाणिज्यिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसमें जो होगा कोयला हो जाएगा दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है कोयला हो जाएगा। ओके, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे, वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। तो उस समय अगर देखा जाए जब क्वेश्चन पेपर सेट किया 2008 में, तो कर आय था, लेकिन प्रेजेंट टाइम से क्या कीजिएगा, इसको डेटा से मैच करा लीजिएगा। अब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है? ये भी करंट का न्यूज है। दिया सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। तो यह करंट का न्यूज नहीं है, लेकिन क्या स्टैटिक पोर्शन है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, यह क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1991-92 का ऑप्शन हो जाएगा, जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991-92। वही है 1991 में ही LPG का कॉन्सेप्ट आया था। मनमोहन सिंह थे उस समय वित्त मंत्री। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG का कॉन्सेप्ट 1991 में है, तो उसी समय की बात हो रही है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हो गई थी, बहुत आसान सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1948 और एग्जैक्ट डेट 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। ओके, 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 67, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो 1991 में। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और अगर रिवीजन नहीं किया तो गलत हो जाता है। बहुत ही आसान होता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों को। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। किसान क्लब बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की बात की जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, मतलब कौन निर्धारित करता है, तो इसका आंसर जो है CACP, आपने नाम सुना होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार डिमोनेटाइजेशन कब किया गया था? रुपए का अवमूल्यन पहली बार, जैसा कि 2016 में देखा, 2016 में तो नोट ही पूरा बदल दिया गया था। इसमें पूछा रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, इसका हो जाएगा 1949 में पहली बार किया गया था। और इसका जो है अब तक अगर पूछा जाए कितनी बार हो चुका है, तो 3 बार हो चुका है अब तक। 3 बार अब तक अवमूल्यन हो चुका है। एक तो ये 1949 में हुआ था, पहला वाला ऑप्शन जो है दिया गया है। इसके बाद 1966 में, और तीसरी बार 1991 में। ठीक है, ये पहली बार, दूसरी बार और 1991 में तीसरी बार। अब तक 3 बार हो चुका है। अगर क्वेश्चन पूछा कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हो गया। तो जब कोई राष्ट्र स्थिर विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट के अंतर्गत स्वदेशी मुद्रा का यानी अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा, ठीक है, कि टोकरी के प्रति पहले की तुलना में कम कर दे, विदेशी मुद्रा के प्रति अगर कम कर दे, तो इसे हम क्या करते हैं, रुपए का अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन डीवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में यह विश्व व्यापार संगठन WTO की बात की जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अंग है वह है, इसका आंसर हो जाएगा गैट सदस्यों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। ठीक है, गैट, पहले गैट बनाया गया था 1948 में। 1948 में गैट का कॉन्सेप्ट, GATT का कॉन्सेप्ट आया था। और इसका जो पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। ठीक है, गैट का तात्पर्य है, देखिए फुल फॉर्म भी पूछा गया है। गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवसाय के अंतर्गत आता है, व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है, तो व्यापार आएगा, उद्योग आएगा और वाणिज्य आएगा। ठीक है, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य तीनों व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए फीस का क्वेश्चन दिया गया है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा। अगर जल के अंदर वायु का बुलबुला बन रहा है, तो किस तरह से वह क्या करेगा, बिहेव करेगा, तो एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अवतल लेंस जो होता है आपतित समांतर किरणों को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि अपसारित करता है
इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ओके। पानी का अपवर्तनांक जो है वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति जो है बदल जाती है। बुलबुला अगर है तो एक तरह से देखा है तो उत्तल मतलब कि उसका जो ऊपर की तरफ उठा हुआ आता है, लेकिन क्या हुआ चेंज हो जाता है तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपवर्तन। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहता है अपवर्तन। ठीक है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर काम करता है तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी कि डेंस से लेकर के डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम से प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर फिर क्या है पुनः सघन माध्यम में यानी कि डेंसर मीडियम में वापस चला आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब हम फिजिक्स का वीडियो बनाएंगे, फिजिक्स क्लास लेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से इसको समझा देंगे। केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। बुलेट प्रूफ वस्तुएं, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा जो है बहुलक यानी कि पॉलीमर प्रयुक्त होता है? कौन सा पॉलीमर प्रयोग होता है? तो पॉलीएमाइड। ओके। कभी कभी क्या होता है, लोक सेवा आयोग पॉलीकार्बोनेट का ऑप्शन टिक कर देता है, कभी कभी पॉलीएमाइड। उस समय जो था पॉलीएमाइड इन्होंने टिक किया था। ओके। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में, तो पॉलीएमाइड हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बुलेट प्रूफ खिड़की, जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ होती हैं, विंडो बनाए जाते हैं, तो उसमें जो होता है पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए और ये बुलेट प्रूफ वस्तुओं के लिए। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। स्वचालित इंजनों में यानी ऑटोमोबाइल की बात हो रही है, कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा एथाइलिन ग्लाइकॉल थर्ड वाला सही हो जाएगा। और यह एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जिसका गलनांक भी लगभग 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो स्वचालित इंजनों में इसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। तो पूछा जा रहा है विश्व में जितने भी वन्य जीव पाए जाते हैं उसमें भारत का क्या योगदान है, कितने प्रतिशत का योगदान है? तो इसका डेटा जो है हर 2-2 साल पर डेटा आता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो करंट से इसको मैच करा लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में 2019-20 का अगर डेटा आया हो तो उसे मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी जो है गोरिल्ला है। गोरिल्ला आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 4 आते हैं, तो चारों में केवल गोरिल्ला ऑप्शन है। एक तो चिंपैंजी, प्राइमेट का आनुवंशिक समानता जो है पहले चिंपैंजी है, फिर क्या है गोरिल्ला, उसके बाद औरंगुटान, फिर गिब्बन। तो चिंपैंजी है नहीं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा गोरिल्ला हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? मतलब ब्लैक हार्ट डिजीज जो है किसकी कमी से होती है?
तो बोरान की कमी से। अगर बोरान केमिकल की मात्रा अगर कम है तो ब्लैक हार्ट एक बीमारी हो जाती है आलू में। सॉरी, बोरान नहीं, इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, हो जाएगा, गलत हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाता है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता का होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अधिकता भी होगी तो भी ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाएगी। और यह तब होता है जब श्वसन हेतु ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जिसे बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ईईजी किससे संबंधित है, तो ब्रेन से, ब्रेन से संबंधित है। इसमें मस्तिष्क में उत्पन्न जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं उसका अवलोकन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जा सके। उसके बाद देखिए ईसीजी हृदय से है, ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी होता है। तो देखिए बहुत में दोनों माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में। एक ईईजी दिया है, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, दूसरा होता है ईसीजी। तो ईसीजी पता है कार्डियोग्राफी होता है, ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड है। जापानीज इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो इसमें जो है वायरल, यह एक प्रकार का वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है। और इसका जो कैरियर होता है क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर होता है उसकी वजह से यह फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो थायमिन जो होता है विटामिन B1 होता है, बेरी रोग इससे होता है। विटामिन डी जो होता है इसे सूखा रोग होता है। और विटामिन K जो है बंध्यापन, ये गलत हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विटामिन E। विटामिन E की कमी से स्टेरिलिटी हो जाती है, ठीक है। और विटामिन K जो होता है यह क्या कहता है, ब्लड कोगुलेट में मदद करता है, ब्लड कोगुलेट करने में मदद करता है। तो चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होने लगेगा विटामिन K की कमी से, ओके। तो और नियोसिन जो होता है पेलाग्रा, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन जो होता है डायलिसिस को कहते हैं, डायलिसिस होता है। डायलिसिस आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी को क्या करते हैं, मतलब कि प्राकृतिक रूप किडनी जब काम करना बंद कर देता है तो प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, जो भी बॉडी में हमारे जो यूरिन से रिलेटेड जो भी केमिकल्स होते हैं उसको रीएब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डायलिसिस, जिसे बेसिकली कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा से हो जाएगा परासरण, यह जो है परासरण दाब पर यानी कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया प्रोसेस पर आधारित होता है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधी रोग है, कौन जो है यौन संबंधित रोग है। तो इसमें देखिए हीमोफीलिया हो जाएगा, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, यह जो दो बीमारियां होती हैं यह एक्स लिंक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, यह आनुवंशिक रोगों की कैटेगरी में आता है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जिसे कहते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता, उसमें हरे और यानी ग्रीन और रेड लाइट में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87
निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, कौन सा कीट की श्रेणी में नहीं आता है? तो इंसेक्ट जो है, इंसेक्टा यानी कि कीट वर्ग एक अलग से क्लास है आर्थ्रोपोडा फाइलम का। आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक अलग से क्लास है और उसमें जो होगा सिर यानी कि हेड, वक्ष, थोरैक्स और सिर, वक्ष और उदर यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बंटा होता है और तीनों में एक एक जोड़ी जो है टांगें पाई जाती हैं। तो उसी के आधार पे क्या कर किया डिवीज़न किया गया है। तो इसमें मकड़ी की अगर हम बात करें, मकड़ी, तो मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि मकड़ी में जो है पैरों की संख्या 8 होती है, ठीक है, जिसे हम जनरली जॉइंट अपेंडेजेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें जो है 70% होता है, ठीक है। खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है किस विधि को अपनाकर? तो इसमें जो होगा विविधीकृत खेती को अपना करके हम क्या कर सकते हैं कि अनिश्चितता को कम कर सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकता है। विविधीकृत खेती से तात्पर्य है कि कृषि सह पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना और इसके तहत खाद्यान्न फसलों, तिलहन, बागानी कृषि के साथ दुग्ध कृषि, कुक्कुट पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि केसीन दुग्ध होता है, केसीन दुग्ध होता है। तो केसीन जो होता है प्रोटीन होता है, दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन होता है केसीन, ठीक है। और दुग्ध शर्करा जो है लैक्टोज के निर्माण में रक्त की ग्लूकोज तथा लैक्टिक एसिड का प्रयोग होता है, ओके। और दूध का जो पीलापन होता है वह कैरोटीन के कारण होता है और जो इसका धवल रंग यानी कि जो सफ़ेद नहीं कहेंगे उसको धवला रंग कहते हैं, वह केसीन की उपस्थिति का कारण होता है, केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। और पीला रंग जो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ललित जिसकी उन्नत किस्म है। तो ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। बार बार हर 2-3 साल पे यह क्वेश्चन रिवाइज होता रहता है पीसीएस एग्जाम में, ठीक है। तो यह अमरूद की फसल है ललित, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा देश है, ठीक है। तो इसमें है यूएसए। अक्सर देखेंगे रिपोर्ट में क्या होता है, चाइना और यूएसए 1 और 2 पर हमेशा रहते हैं। तो करंट का न्यूज़ देख लीजिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड जो प्रेजेंट डेटा होगा उससे मैच करा लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? मतलब इसमें से जो ऑप्शन दिया सिगरेट है, चमड़ा है, फोटो फिल्म और प्लास्टिक का, तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन जो है काफ़ी अधिक समय तक उपस्थित रहता है, मतलब कि काफ़ी अधिक समय बाद भी जो नष्ट नहीं होता है, यानी कि जो नष्ट नहीं होगा वह हमारे लिए क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा प्लास्टिक का थैला। यह आसान सा सवाल है, एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा इसको आप सही कर सकते हैं। यूपी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों का तीर्थस्थल है। अभी लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 95। तो इसमें कौशाम्बी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, दोनों का पवित्र स्थल है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर वही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दर निर्धारित कितनी की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आपको पता होगा कि 2007 से 2012 तक ये भी पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना कितने समय तक थी। तो 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना थी और 12वीं 2005 से लेकर के 2012 से लेकर के 2017 तक थी। ठीक है, अब जो है इसको बंद कर नीति आयोग इसकी जगह पे काम कर रहा है। तो कितनी प्रतिशत निर्धारित की गई थी? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका जो आर्थिक विकास की दर 9% का लक्ष्य रखा गया था, 9% का लक्ष्य रखा गया था और योजना के अंतिम 2 वर्षों में इस दर को 10 तथा 11% कर दिया गया था। ठीक है, तो बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो वर्तमान में जो है संत कबीर नगर में है। ठीक, यह बस्ती दिया गया है, बस्ती दिया गया है, तो बस्ती मंडल बन गया है, संत कबीर नगर में स्थित है। ऐसे ही पूछा जाए उन्नाव में कौन सा है, तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बस्ती, बस्ती नहीं होगा। वर्तमान समय अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो संत कबीर नगर होगा ऑप्शन इसका, संत कबीर नगर नाम से पूछेगा। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है, गोंडा में पार्वती अरंगा पक्षी विहार है, गोंडा में पार्वती अरंगा पक्षी विहार है, उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। तो इस तरह पक्षी विहार संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मध्य एवं लघु उपक्रमों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध कराया था, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा, जिसे यूपीपीसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह जो है इलाहाबाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम में अक्सर, इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 100, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 100, तो आपको पता होगा कि इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में क्या है, 18 मंडल हैं और 75 जिले, 18 मंडल और 75 जिले। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर प्रेजेंट टाइम में डेटा मैच करा दीजिएगा, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़ा है उसमें जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, आलू का भी सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। चावल की बात करें तो चावल में पश्चिम बंगाल आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता तो पुराना 2011 की 2001 की जनगणना के अनुसार है दिया गया है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा वर्तमान समय में। उसके बाद कानपुर, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, जीबी नगर, जिसे नोएडा नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे है, उसके बाद कानपुर नगर है। अविभाजित उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, मतलब कि जब उत्तराखंड विभाजित नहीं हुआ था उसके पहले। अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है? पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें उस समय ऑप्शन था आजमगढ़ था। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला, पहला ऑप्शन से जगह चरकुला लोक नृत्य से संबंध है। ओके, और इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। घड़ा नृत्य, इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य डांस किया जाता है। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा ये जो है विवाह के महोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 106 तो इसमें जो है कि कूट को सुमेलित करना है। ओके, तो 106 में देखिए दिया गया है, सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में, तो इसमें हम 2019 की पशुगणना का डेटा लेंगे। 2019-20 में जो 20वीं पशुगणना रिपोर्ट आई थी उसका डेटा हम कलेक्ट करके इसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसको 20वीं पशुधन जनगणना पशुधन रिपोर्ट जो आई थी उससे आप मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लास्ट ईयर में यह क्वेश्चन आया था 2007-2008 के पेपर में हमने डिस्कस किया। 2007-8 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो कानपुर हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार करेंगे तो इसका आंसर होगा थारू। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक उपज कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो गन्ना हो जाएगा, शुगर केन सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतापगढ़, पता होगा आपको, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 6 है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको करंट से मैच करा लीजिएगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी क्षेत्र जो है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की जा रही है वह कौन सा स्थान है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, किया गया ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ये क्वेश्चन तो याद करने जरूरी हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दियासलाई उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो बरेली में, बरेली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए, ये मुरादाबाद ऑप्शन दिया है, तो मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, पता है आप लोगों को, पूछा था बार बार। सहारनपुर कागज़ के लिए पता है, और जो मिर्ज़ापुर दिया है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए फेमस है। ओके, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई, तो आपको पता होगा कि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा है, सरकारी भाषा है, और दूसरी जो है उर्दू है। तो 1947 में हिंदी भी पूछा जाता है, 1947 में हिंदी को मान्यता दी गई थी, और 1989 में उर्दू को। तो ये 1989 दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए समसामयिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, समसामयिकी जितने क्वेश्चन है हम इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, देखिए 2007-8 दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन समसामयिकी के हैं। क्वेश्चन नंबर 130 तक, क्वेश्चन नंबर 116, देखिए 116 से लेकर के 130 तक करंट का न्यूज है। ठीक है,
ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, विविध प्रकार के प्रश्न जो होते हैं। तो टेलीफोन निदर्शनी में किस नाम का उल्लेख मध्य में होगा? 131। इस तरह क्वेश्चन अब जीएस वाले पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे। तो इसको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसमें हो जाएगा ये सेजेवेट, ऐसे ए पहले आता है, ठीक है, ऐसे JEWAT, ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये तो होगा ही नहीं, इन्हीं तीनों में से मैच कराना है। तो SAJE सब में दिया हुआ है, WWE दिया है, AR दिया हुआ है, PQRST, ठीक है, तो सेजेट हो जाएगा इसमें से। चलिए छोड़िए सर, क्वेश्चन पूछे नहीं जाता, रीजनिंग का क्वेश्चन है। साइना नेहवाल, ये भी देखिए, तो साइना नेहवाल आपको पता होगा कि बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही के सफल चंद्र अभियान के विचार ने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वास्तविक गति पकड़ी है? 133 का हो जाएगा थर्ड, अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी उस समय का करंट का न्यूज रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें प्रथम BK कृष्णा मेनन पुरस्कार दिया गया। दूसरा से हो जाएगा KG बालकृष्णन को दिया गया। निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात के संबंध में रखने वाला कौन सा है? गुजरात किससे संबंधित है? तो पहला चूनर, गरबा, टिप्पणी, भवई नृत्य, ये जो है गुजरात के प्रमुख नृत्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये कुचिपुड़ी तो आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ये विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। ओके, चूनर जो है गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, तो इसको मैच कराना है, सुमेलित नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, इस तरह क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं। तो सुमेलित नहीं है, तो रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद एक की पुस्तक है। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट, RK पचौरी की पुस्तक है। एशियन ड्रामा जो है ये विक्रम सेठ नहीं, गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है, गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है। ओके, तो तीसरा लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की, ये सुमेलित नहीं है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1897 हो जाएगा इसमें ऑप्शन, ठीक है, 1857 में, 1857 नहीं, 1893 हो जाएगा ना, देखिए कन्फ्यूजन हो गया। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन में भाग लिया था, तो विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो देखिए पूछा जाता है कि कहाँ पर विश्व धर्म संसद सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा, शिकागो में, ठीक है, और अगर सन पूछा है तो 1893। इसके बाद 1893 से हो जाएगा इसका आंसर। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, इसका ऑप्शन है फरीद जाकरिया। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो कहाँ पर है? हैदराबाद में, इस समय हैदराबाद में है। इसमें ऑप्शन दिया है हैदराबाद, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें 2014 में हैदराबाद और तेलंगाना है, मतलब कि आंध्र प्रदेश को हैदराबाद और तेलंगाना में बांट दिया गया था। तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में है, ठीक है।
और इसी को हम कैजरी भी कहते हैं, काजरी, ZRI। ठीक, ए रिसर्च इंस्टीट्यूट जोन हो जाएगा। और एरिड जोन है, एरिड मतलब होता है शुष्क, सेंट्रल एरिड जोन, CAZ। वह देश जहाँ विश्व में प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है। तो इसमें आपका ऐसे हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम का जो डेटा है उसे मैच करा लीजिएगा, हो सकता है चेंज हो गया हो। 141 में पूछा गया है हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में। तो हरिप्रसाद चौरसिया आपको पता है बांसुरी बजाते थे, तो प्रसिद्ध वंशी वादक थे। देखिए गणित और मानसिक योग्यता वाले प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम केवल इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ससुर। अरुण कहता है एक लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, तो अरुण लड़की का कौन है? ठीक है, ससुर होगा। 43 क्वेश्चन नंबर 43 में देख लीजिए, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 144 में आंसर जो इसका 2 हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा सही, ये संभवतः सत्य है। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या होगा, ये तीसरा से हो जाएगा, पूषा को लिखा जाएगा, JNU को ऐसे लिखा है, पूषा को लिखा जाएगा। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, क्वेश्चन नंबर 146 में। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा दूसरा होगा पश्चिम में। वन 17 दिसंबर 1982 को शनिवार, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसी सेट वाले पेपर में पूछा जाता है, GS का पोर्शन नहीं है। रविवार हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 इसका 25 हो जाएगा पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 इसका भी क्या होगा, पहला आ जाएगा सर्विस। क्वेश्चन नंबर 150 इसका आंसर हो जाएगा जी 7, दूसरा से जाएगा। ओके, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो 2008 का विशेष चयन वाला परीक्षा था, विशेष चयन का पेपर था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2009 का पेपर लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।